है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। मतलब संसाधन तो है हमारे पास उपलब्ध है भाई। एक तो जैसे मान लो आप बैठ गए यहां और इधर 3 ये बेंच लगा रखी है, 4 बेंच इधर है और संख्या आपकी इतनी है कि भाई इस बेंच के ऊपर आसानी से बैठा जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास संसाधन कम है और उन संसाधनों का हमें श्रेष्ठतम प्रयोग कैसे करें, ज्यादा बढ़िया प्रयोग उनका कैसे किया जाए। किसी भी परिप्रेक्ष्य में हम ये देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि भाई देश के परिप्रेक्ष्य में ही देखें इसको। कुछ लोग अभाव में भी काम चला लेते हैं। वो कल परसों हमारी चर्चा चल रही थी कि भाई जापान में आजकल लोग क्या करते हैं, न्यूनतम में काम चलाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहां जो भौतिक विकास हुआ है, जो औद्योगिकीकरण हुआ है, उसमें क्या है, लोगों की मांग होती है ज्यादा। छोटा मकान है 4 कमरे का, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैं 8 कमरे का कैसे बनाऊं, यानी ज्यादा पाने की लालसा। और अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है जापान में, कल चर्चा हुई थी ना हमारी इस पे, तो वो क्या मानते हैं कि भाई 4 का है तो 4 से ही हम कैसे काम चलाएं, यानी न्यूनतम सुविधा के हिसाब से हम अपना जीवन यापन कैसे करें जिससे सब लोगों को वो सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके। ये कह रहा है कि नियोजन का आशय है उपलब्ध संसाधनों के श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना। अब इस योजना में क्या बनाया हमने, योजना आयोग की स्थापना की। कब की? 1950 में। 1950 में जो योजना आयोग की स्थापना हुई, योजना आयोग की स्थापना कब हो रही है? 1950 में। अभी योजना आयोग तो है नहीं वर्तमान में, तो अब क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सामान्य रूप से मान लो इस तरह से पूछा जाए कि भाई योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सीधा सा ये है कि भाई हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह मान लो प्रश्न आता है कि योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्तमान योजना आयोग के अध्यक्ष। अब लेकिन योजना आयोग का नहीं पूछेगा, अब क्या पूछेगा? नीति आयोग का। योजना आयोग का तो पहला पूछा जा सकता है। अब अगर पूछेगा तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष। नियोजन का से समझ गए तुम कि श्रेष्ठतम प्रयोग के लिए भविष्य की योजना बनाना, यह है इसका नियोजन का आशय है। नेक्स्ट, विकास की धारणाएं क्या मॉडल हो, बताया जा चुका है। 2 प्रकार के मॉडल थे, एक कौन सा मॉडल? पूंजीवादी, और दूसरा समाजवादी। हम कौन सा मॉडल रखें? यहां अगर मान लो ये बता रहा है कि विकास के 2 मॉडल थे, पहला उदारवादी कह दो चाहे पूंजीवादी, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, तथा दूसरा समाजवादी मॉडल। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था, को अपनाया। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, यह मॉडल यूरोप के अधिकतर देशों, यूरोप और अमेरिका में यह मॉडल अपनाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है और सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है। हम सामान्य रूप से अगर ये देखें कि भाई तुम सुबह आते हो, स्कूल बस में बैठ करके आ गए, लेकिन स्कूल बस की बजाय अगर तुम्हें कहीं और यात्रा करनी हो, तो जब भी बस स्टैंड पे जाओगे तुम्हारे सामने कितने विकल्प हैं। बस में अगर जाते हो, भाई अपना साधन लेकर के जाएं, कोई निजी वाहन लेकर के जाएं, वो तो एक अलग मामला है। लेकिन बस 2 तरह की है, एक तो प्राइवेट बस और दूसरी रोडवेज बस, बोलते हो ना राजस्थान रोडवेज। तो रोडवेज बस में बैठ गए, इसका मतलब हम समाजवाद में बैठ गए। यानी समाजवाद का उदाहरण क्या है? वो जो रोडवेज है, सरकारी बस है, वो क्या है? समाजवाद। और यदि हम निजी में बैठ रहे हैं, प्राइवेट साधन में बैठ रहे हैं,
जयपुर बुहाना काफी बसें चलती हैं। तो प्राइवेट बस में बैठ रहे हैं, इसका मतलब कहां बैठ गए हम पूंजीवाद। सीधा सा ये है कि भाई निजी और सार्वजनिक दोनों माध्यम है यहां पर, इसलिए हम इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे कि भाई हमारे सामने तो पूंजीवाद का उदाहरण भी है और दूसरा समाजवाद का उदाहरण भी है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बता रहा है कि भाई हमारे सामने दो विकल्प थे। ये पढ़ा था ना वो पहला पार्ट शीत युद्ध का दौर, और उसमें था कि भाई शीत युद्ध जब शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो भारत के सामने भी दो विकल्प थे कि वो समाजवाद को अपनाए या फिर वो पूंजीवाद को अपनाए, और हमने दोनों के बीच का रास्ता चुना, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। प्रश्न सामान्य सा अगर मान लो ये पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, तो हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर भारत की अर्थव्यवस्था आधारित। योजना आयोग, भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा, यह फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। मतलब योजना आयोग का काम क्या रहा, योजना बनाना। नाम से ही पता लग रहा है तो योजना आयोग, तो योजना आयोग क्या काम करेगा, योजना बनाएगा। अब योजना कौन से मॉडल पर बनाई, हमने देखा कि मिश्रित मॉडल पर बनाई। न तो समाजवाद को पूरी तरह से अपनाया और न ही हमने पूंजीवाद को पूरी तरह से अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर योजना आयोग ने अपने योजनाएं बनाई। और कौन सी योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, पंचवर्षीय योजना कब बनी, 1952 में तो चुनाव हुए थे, आम चुनाव। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम मानते हैं 1951 से लेकर के 5 जोड़ो इसमें कितने होंगे, 1956, यानी ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। और इसको खोल ही दे, ठीक रहेगा, ओपन कर दे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 तक है ना, 1956 ही लेंगे यहां से, और 56 में 5 जोड़ो कितने हो गए, 1961। ये आ गए भाई 1961। ये देख रहा है ना तुम्हें कि भाई ये 56 यहां भी आ रहा है और 56 यहां भी है। तो योजना क्या है कि वित्तीय वर्ष के हिसाब से चलती है। और वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से। हर वित्तीय वर्ष, हम नया साल तो 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब मानी जाती है, 1 अप्रैल से मानी जाती है और 31 मार्च तक। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो ये 1951 से लेकर के 1956 तक ये योजना चली, तो 31 मार्च 1956 तक चली ना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई तो वो कब हुई, 1 अप्रैल 1956 से शुरू हो गई और ये चली कहां, 1961 तक। अब 1961 का भी कौन सी डेट, 31 मार्च 1961। और फिर थर्ड पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो ये वापस ये ले लो यहां का 61, 1961 में 5 जोड़ो 1966। मतलब एक जो आम चुनाव बताए थे ना, प्रथम आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव, उसमें भी तो 5-5 जोड़ रहे हैं, वैसे इसमें 5-5 जोड़ना है। तो 1951 से 56 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना। किस मॉडल पर आधारित थी, है कृषि पर आधारित थी। और के.एन. राज जो हैं उनके नेतृत्व में ये योजना बनी। इसका पूछ लिया जाता है कई बार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये लिख लेना चाहे तुम बाद में, मैं लिख देता हूं यहां पर, पी सी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ने जैसा जो ढांचा उसे दूसरी पंचवर्षीय योजना का बनाया, उस आधार पर यह योजना चली, इसलिए इसे कहा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया विशेष रूप से कृषि और सिंचाई के क्षेत्र पर।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया औद्योगिक विकास के ऊपर, सिंचाई के ऊपर और कृषि के ऊपर जो ध्यान दिया गया उसका सबसे अधिक फायदा कौन से दो राज्यों को हुआ? पंजाब और हरियाणा को। और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है, उत्तर प्रदेश केवल पश्चिमी आएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जो मेरठ है, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, ये जो जिले पड़ते हैं वो कहाँ पड़ते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। शामली भी है वहां पर, जहां पर वो एक गन्ने की मिल है, तो शामली जिला है, गाजियाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आज वर्तमान में भी अगर देखें तो वहां गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। रिकवरी रेट जो गन्ने की होती है ना, चीनी, भाई गन्ने में कितनी चीनी बनती है? अलग अलग, थोड़ा जितनी मिठास आएगी गन्ने में उतनी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का जो गन्ना होगा उतनी ज्यादा चीनी बनेगी उसमें। तो गन्ने में क्या होता है कि एवरेज हम ये मान सकते हैं कि 10 किलो गन्ने में अबाउट 1 किलो चीनी बनती है। तो वहां जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा आती है, उस क्षेत्र में जो गन्ना उत्पादन होता है वहां रिकवरी रेट ज्यादा आती है, यानी चीनी का उत्पादन वहां ज्यादा होता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चली। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 में बननी थी। कब बननी थी? 1966 में। आगे वाली स्लाइड पे है ये देख लो पहले। यह योजना 1951 से 1956 तक है। इसमें ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। ये देखो भाई, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, भागड़ा नहीं है ये, क्या है ये? भाखड़ा, भाखड़ा नांगल परियोजना इनमें से एक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। इस योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। आयात पर भारी शुल्क लगाए जाने का कारण क्या बता रहा है ये? देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए। हमने पढ़ा है, अगर तुम देखोगे 7वीं 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान में, कि भाई अंग्रेज यहां आए और अंग्रेज यहां से कच्चा माल लेकर के जाते थे, और कच्चा माल जो लेकर जाते थे उस कपड़े को वो बनाते कहां थे? इंग्लैंड में जाकर के। और वो कपड़ा वहां बनाने के बाद में बेचने के लिए वापस कहां आता था वो कपड़ा? भारतीय बाजार में। हमने पढ़ते वो स्वदेशी आंदोलन चला, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो यहां मार्केट में उस समय अगर कोई जाता था कपड़ा खरीदने के लिए, तो एक तो विदेशी कपड़ा, इंग्लैंड की फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा, और एक दूसरा कपड़ा हमारे यहाँ भारतीय देसी उद्योग में बना हुआ कपड़ा। क्वालिटी और फिनिशिंग के हिसाब से जो मशीनों में जो कपड़ा बनता था उस समय, वो देसी कपड़े की बजाय ज्यादा अच्छा होता था, तो लोग उसको खरीदते भी थे। तो बाद में जागरूकता फैलाई लोगों में कि भाई आप विदेशी कपड़ों को मत खरीदो, विदेशी कपड़ों को अगर खरीदोगे तो विदेशों को ज्यादा लाभ होगा, इसलिए वो स्वदेशी के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। तो ये तो बाद में हुआ ऐसा, नहीं तो पहले ज्यादातर उस समय विदेशी कपड़ा खरीदा जाता था। और होता क्या था उसमें, जब वो कपड़ा बना करके यहाँ आता था मार्केट में, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई आयात शुल्क नहीं था। अगर उस समय आयात शुल्क लगाते तो वो कपड़ा हमारे भारतीय मार्केट में ज्यादा महंगा बिकता। तो सरकार ने अब क्या किया? भारत स्वतंत्र हो चुका था, अब नीति निर्माण बनाने का काम कौन करेगा? भारत सरकार। तो भारत सरकार ने देसी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कोशिश ये की कि ये आयात शुल्क यदि ज्यादा लगा देंगे, आयात का मतलब सामान को मंगवाना और निर्यात का मतलब भेजना, तो आयात का मतलब आना, एक तरह से हम ये मान सकते हैं। तो सामान जो भी मंगवाया विदेशों से उसके ऊपर भारी शुल्क लगेगा। हम अगर उदाहरण के द्वारा ये देखें कि भाई एक शर्ट मान लो उस समय 10 रुपए की आ रही है और इसके ऊपर 1 रुपया आयात शुल्क लगा दिया, तो प्लस कितने हो गए? 1 बराबर 11, यानी 11 रुपए की हो गई ना। अगर आयात शुल्क नहीं लगता तो यहां का कोई दुकानदार उस शर्ट को कितने रुपए में लेता? 10 रुपए में। 1 रुपया उसके ऊपर टैक्स लग गया तो 11 की पड़ेगी। यानी अब वो जो बेचेगा उसको, तो उसके ऊपर ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा। 1 रुपया तो ये बढ़ गया लागत का। तो ये लागत जब ज्यादा बढ़ जाती थी तो विदेशी वस्त्र जो हैं, या विदेशी वस्त्रों की बजाय और भी कोई मान लो हम सामान मान सकते हैं विदेशी, वो भारतीय बाजार में कम बिकेगा और हमारे यहां जो बनेगा वो ज्यादा बिकेगा। इसलिए ये आयात शुल्क लगाया गया।
ये योजना देखो, इसमें आया है नाम महालनोबिस। इस योजना के योजनाकार पीसी महालनोबिस थे। कौन सी योजना के? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, कृषि और गेहूं के उत्पादन के कार्य को बढ़ावा देना था। सबसे ज्यादा जिस फसल को लाभ हुआ वो कौन सी फसल थी? गेहूं। गेहूं की फसल को ज्यादा लाभ हुआ। इस क्षेत्र में उस समय गेहूं की फसल का उत्पादन ज्यादा किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों का निर्माण करने का कार्य किया गया। यह भी विशेष रूप से तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ। बांध व सिंचाई का कार्य जारी रहा, चलता रहा, क्योंकि यह काम तो पहली पंचवर्षीय योजना में भी हुआ था, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज्यादा उद्योगों के ऊपर ध्यान दिया गया। ये बांध और सिंचाई के ऊपर इतना विशेष ध्यान सरकार का नहीं था। फिर सरकार ने सोचा कि भाई ये क्यों ना हम दोनों चीजों को साथ लेकर के चलें। अगर हमने पहले कृषि पर ध्यान दिया तो उद्योगों में पिछड़ गए, और उद्योगों पर ध्यान दिया तो कृषि में पिछड़ गए। तो इन दोनों को साथ लेकर के चला जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना में बांध और सिंचाई दोनों का काम चलता रहा। सीमेंट और केमिकल, फर्टिलाइजर, खाद वगैरह जो काम में लिया जाता है फसल के लिए, का उत्पादन किया गया। पंजाब में अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन शुरू हुआ। अब चौथी पंचवर्षीय योजना देखो, ये 1966, लेकिन क्या लगा रखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है। इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें यह है कि भाई 1966 में ये शुरू नहीं हुई। और क्यों नहीं शुरू हुई? इसको हो जाना चाहिए था। भाई हमने क्या पढ़ा शुरुआत में कि पहली पंचवर्षीय योजना चली था 1951 से लेकर के 1956 तक, दूसरी चली 1956 से लेकर के 1961 तक, तीसरी चली 1961 से 1966 तक। तो 1966 ही बनता है ना कार्यकाल, अगर देखा जाए तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का। लेकिन यहां तीसरी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। क्या परिवर्तन आया? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 1961 से लेकर के 66 तक, तो एक तो युद्ध हुआ 1962 में। कौन सा? चीन के साथ। और दूसरा युद्ध हुआ 1965 में। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। दो तो युद्ध हो गए। और खाद्यान्न संकट आया 1965 से लेकर के 67 तक। खाद्यान्न संकट का मतलब खाने का सामान कम हो जाना। और कई राज्यों में तो उपलब्धि नहीं हुआ। बिहार जैसे राज्यों में तो स्थिति ये हो गई कि जहां उस समय ये मानते थे कि स्वस्थ मनुष्य के लिए 2450 कैलोरी जरूरी होती है भोजन की मात्रा। कितनी? 2450। और उस समय बिहार की स्थिति ऐसी थी कि केवल 1200 कैलोरी एवरेज उनकी भोजन की मात्रा थी। ऊर्जा जो मिलती है खाने से वो कितनी थी? केवल बिहार में 1200 कैलोरी मिल पाती थी उनको। इसलिए खाद्यान्न संकट हुआ। वो जोनिंग का आएगा, बाद में आगे बताएंगे तुम्हें। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसलिए शुरू नहीं हुई कि हमारी आर्थिक मंदी के दौर में आ गई भारत सरकार। अर्थव्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी कि हम एक साथ 5 साल के लिए इतने बजट का प्रावधान कर सकें कि साहब इतने करोड़ रुपए हम अब चौथी पंचवर्षीय योजना में खर्च करेंगे। इसलिए हमने क्या किया? उसका निवारण क्या किया? उसका निवारण ये किया कि इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश काल था। अवकाश का मतलब छुट्टी होना, यानी पंचवर्षीय योजनाओं से हमने छुट्टी ले ली। कितने साल तक? 3 साल तक। 1966 में केवल 1 साल की योजना बनाई गई। 1966 में फिर 1967 में बनी, ये भी 1 साल की। और 1968 से लेकर के 1969 मार्च तक, वही वित्तीय वर्ष मार्च तक रहेगा। तो 3 साल तक लगातार हमने एक एक साल की योजनाएं बनाई। 5 साल की पंचवर्षीय योजना नहीं बनी यहां पर। यहां पर कितने कितने साल की बनी? एक एक साल की 3 योजनाएं बनी। और आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाने के कारण से हम अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना समय के ऊपर शुरू नहीं कर पाए। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होती है? 1969 में शुरू होती है। चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है फिर 1969। आपके कोर्स में 3 पंचवर्षीय योजनाएं दी हैं शुरू में, तो नियोजित विकास की राजनीति है। यह है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक।
इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर के कारण से ही पंचवर्षीय योजना चली नहीं थी चौथी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहला काम क्या किया गया कि भाई आर्थिक विकास कैसे हो ज्यादा, जैसे आगे अनवरत रूप से लगातार रूप से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहें। दूसरी, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक विकास ऐसा हो जो स्थिर बना रहे, ये नहीं कि एकदम से शेयर मार्केट की तरह ऊपर चला जाए फिर वापस नीचे आ जाए। ऐसा आर्थिक विकास का ढांचा हो कि उसमें जल्दी से इस तरह के उतार चढ़ाव नहीं आए, बराबर स्थिर रूप से वो चलता रहे। आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति, ये कब होगी? आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति का मतलब है, हमने ये बताया ना कि तुम्हें वो आयात शुल्क लगाया गया, तो आयात शुल्क लगाया गया इसका मतलब विदेशी चीजों की मांगे कम हो गई मार्केट में, और आत्मनिर्भर अपना आप ही हो गए। जब यहाँ के उद्योगों का विकास हो गया तो भारत के लोग क्या बन गए? आत्मनिर्भर बन गए। और चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य 5.7 रखा गया तथा वास्तविकता में केवल 3.3 ही प्राप्त कर सके, यानी कम प्राप्त किया। जितना लक्ष्य टारगेट जो रखा गया था, हालांकि वहां नजदीक जरूर पहुंचे, और 3.3 इन्होंने प्राप्त किया। कृषि बनाम उद्योग मुख्य विभाग, ये तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही आ गया था ये विभाग, तो कि भाई हम पंचवर्षीय योजनाओं का विकास किस तरह से करें, कृषि का विकास ज्यादा करें या उद्योगों का विकास ज्यादा करें। तो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्या किया? दोनों को साथ लेकर के चलने वाली नीति पर अमल किया। चौथी चीज है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र का मतलब अभी क्या बताया था? निजी क्षेत्र का मतलब है पूंजीवाद, या हम इसको कह सकते हैं उदारवाद। उदार, तो निजी क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, इसका मतलब वहां की सरकार किस क्षेत्र पर ध्यान दे रही है? पूंजीवाद पर ध्यान दे रही है। और दूसरा क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र, और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या है? समाजवाद। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब समाज। दोनों बातों का निराकरण क्या किया गया कि दोनों को मिला करके चला गया, तो कौन सी अर्थव्यवस्था बनी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। खाद्य संकट, ये बताया था अभी 1965 से लेकर के 67 तक रहा। जोनिंग लिखवाया हुआ है, नहीं लिखा है तो लिख लेना। जोनिंग का तात्पर्य है कि खाद्यान्न, खाने का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के ऊपर क्या थी? पाबंदी थी, मनाही थी। यानी खाने का सामान, खाद्यान्न, अनाज वगैरह एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते। और उस समय जो एक खाद्य संकट चला 1965 से लेकर के 67 तक, बिहार में अभी तुम्हें बताया कि एवरेज औसत 1200 कैलोरी भोजन प्राप्त करता था एक आदमी, जबकि पंजाब में उस समय खाद्यान्न मौजूद था, लेकिन वो क्यों नहीं ले जा सके पंजाब का खाद्यान्न बिहार में? जोनिंग के कारण से। जोनिंग का मतलब दूसरा क्या दिया इसका? इलाका बंदी। फिर हमने क्या किया? खाद्यान्न संकट से उबरने के लिए हरित क्रांति पर ध्यान दिया। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। भाई हरित क्रांति में क्या किया गया? ज्यादा से ज्यादा किसानों को एक तो उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए गए, बढ़िया क्वालिटी के बीज दिए गए। दूसरा काम क्या किया गया? कीट नाशक दवाइयां दी गई। और तीसरा काम खाद दी गई, फर्टिलाइजर कह दो इसको या खाद। मतलब पहले तो उनको अच्छी क्वालिटी के बीज दीजिए, और बीज देने के बाद में खाद वगैरह दें, उनमें उत्पादन ज्यादा हो, और कोई मान लो रोग नहीं लगे फसल में, कीड़ा वगैरह लग गया, या और कोई मान लो फसल से संबंधित कोई रोग नहीं लगे, इसलिए कीटनाशकों का भी प्रयोग करो। ये तीन ही काम किए गए और कोई विशेष नहीं।
चौथा, अगर हम ये माने कि भाई सिंचाई की भी सुविधा की गई, अगर सिंचाई वाली सुविधा करते तो इस हरित क्रांति का प्रभाव अपने राजस्थान पर भी पड़ता, क्योंकि राजस्थान के पास क्या कमी थी? सिंचाई की कमी थी। पंजाब और हरियाणा के पास में पानी काफी मात्रा में मौजूद था, तो सरकार को वहां ज्यादा संसाधन लगाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल उनको बीज दे दिए गए, फर्टिलाइजर दे दिया गया और कीटनाशक दवाइयां दे दी गई, जिससे फसल का उत्पादन अच्छी तरह से हो सके। हालांकि उत्पादन तो बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन उत्पादन का गुणवत्ता के ऊपर जरूर फर्क पड़ा। आज हम कहते हैं ना भाई ये यूरिया काम में लेते हैं, यूरिया काम में लेते हैं, तो यूरिया हरित क्रांति से पहले काम में नहीं लिया जाता था। यूरिया क्यों काम में लिया गया? उत्पादन बढ़ाने के लिए काम में लिया गया। अब इसका विकल्प है कि भाई जैविक खाद वगैरह यूज करना शुरू किया है कुछ लोगों ने। चौथा क्या है इसमें? सिंचाई सुविधा। हाँ, सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई, जो कि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब उन इलाकों पर ज्यादा संसाधन लगाने का निर्णय किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी तथा किसान समृद्ध थे। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, ये बता भी रहा है यहाँ पर, उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। उपज को ये बेहतर सिंचाई सुविधा, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तीन ही चीजें दी गई, सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया इतना, लेकिन फिर ये कह रहा है कि भाई बेहतर सिंचाई सुविधा अनुदानित मूल्य पर। तो ये सिंचाई सुविधा ये थी कि पंजाब में ज्यादा नदियां हैं, नाम ही पंजाब है, 5-5 नदी वहां पर, और नदियों से जो सिंचाई मंत्रालय के माध्यम से जिन नहरों का विकास हुआ, तो वो अनुदानित मूल्य पर किया गया। यानी पानी उन्हें कहीं से बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं थी, तो ऑलरेडी वहां पहले से नहर मौजूद थी और पहले से ही वहां बांध बना दिए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कह रहे भाखड़ा नांगल बांध का विकास हो गया। तो फिर विशेष रूप से केवल इन पे उच्च गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक और फर्टिलाइजर पर ध्यान देते हुए इन संयुक्त प्रयासों को ही हरित क्रांति कहा गया। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह मुख्य बात, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। जैसे वो था ना उसमें श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? वर्गीज कुरियन। तो उसी तरह से हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन का योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव तो क्या पड़ा? इसके कारण खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, इसके कारण गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी हुई, पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके समृद्ध हुए, किसानों की स्थिति में सुधार। ये इसके सकारात्मक प्रभाव हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है? क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता बढ़ी। क्षेत्रीय व सामाजिक असमानता ये क्यों बढ़ी? ये क्या बता रहा है यहां पर? किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। अब जिन किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, जिनके पास पहले से जमीन मौजूद थी, उनकी स्थिति में सुधार हुआ। कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास में संसाधन कम थे, जमीन कम थी, जमीन के मालिक नहीं थे, तो उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। यानी समाज में दो तबके हो गए, एक ऐसे किसान जो ज्यादा समृद्ध हो गए और एक ऐसे किसान जो गरीब रह गए। इसीलिए फिर बाद में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? गरीबी हटाओ। तो ये क्षेत्रीय, एक तो सामाजिक असमानता बढ़ी, सामाजिक असमानता तो बढ़ेगी जब आर्थिक स्थिति में इतना उतार चढ़ाव आएगा, और दूसरी चीज क्या है? क्षेत्रीय असमानता। तो कुछ क्षेत्रों का विकास ज्यादा हो गया, क्योंकि हमने क्या वो उसमें था ना, पहले पार्ट में हमने देखा था एकता, लोकतंत्र और विकास, ये तीन चुनौतियां थी, और यहां तीसरी चुनौती की चर्चा चल रही है, विकास करने की। और विकास कैसा होना चाहिए था? संतुलित विकास। हमने विकास में ये देखा कि विकास हमारे पूरे भारत में संतुलित विकास हो, ऐसा नहीं हो कि कोई एक क्षेत्र तो विकास के मामले में बहुत ज्यादा आगे निकल जाए और दूसरा क्षेत्र पिछड़ जाए। और हुआ भी यही। नक्सलवादी समस्या है, ये भी उसका मूल कारण है, क्योंकि अगर आज हम ये देखें कि भाई भारत का नक्शा और ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरल, तमिलनाडु तक सीधी लाइन खींचते हैं, तो एक हिस्सा हो गया पूर्वी और लेफ्ट साइड वाला हो गया पश्चिमी। तो ज्यादा से ज्यादा हमने खनिजों का जो दोहन किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में है या झारखंड में है,
पोस्को प्लांट का उदाहरण दिया था कि भाई वो उड़ीसा में लगाया जाना था, कोरियाई कंपनी के द्वारा, उसका काफी विरोध हुआ। तो संसाधनों का दोहन तो किया पूर्वी भारत से, और उन संसाधनों को यानी कच्चे माल को हमने कहाँ लगाया? पश्चिमी भारत में। ज्यादातर उद्योगों का विकास गुजरात में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर हुआ। तो इसलिए ये एक तरह से क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, उसमें हरित क्रांति भी एक कारण था, या हम खनिजों का दोहन भी कह सकते हैं। तीसरा क्या है? मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। मध्यम श्रेणी के, पहले विशेष रूप से या तो उच्च श्रेणी के किसान थे या निम्न श्रेणी के। हरित क्रांति के ये प्रभाव हुआ कि कुछ मध्यम श्रेणी का जो तबका है वो उभर करके सामने आया। श्वेत क्रांति, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं, ये विपणन नहीं है, ये है विपणन, दुग्ध एवं विपणन परिसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। वो आएगा, तुम देखोगे, दैट उसका एक ऐड भी है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो अमूल का एक टैगलाइन है ये। अमूल की शुरुआत की, इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े। इस मॉडल के विस्तार को ही क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है।